इस शो को करते हुए हमें तकरीबन काफी अरसा हो चुका है। आप लोगों के साथ मुख्तलिफ वाकयात, मुख्तलिफ जगहें, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस शेयर किए, लोगों ने भी शेयर किए। इंडस्ट्री से रिलेटेड हमने लोगों के वाकयात आपसे शेयर किए। ऐसी जगहों के बारे में बात की जो कि कॉन्स्पिरेसी से भरी हुई हैं, डाउटफुल हैं। लोगों का मानना है कि वो जगहें कुछ और पोर्ट्रे कर रही हैं, गवर्नमेंट का कहना है कि वो जगह कुछ और पोर्ट्रे कर रही है। दुनिया भर में इस तरह की जगहें मौजूद हैं जहां पे एक डिवाइड मौजूद है लोगों के परसेप्शन का। सबसे बड़ी एग्जांपल एरिया 51 है, जिसमें अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो उसके बारे में कुछ और बोलती है, अवाम कुछ और बोलती है, इंटरनेशनल एजेंसीज कुछ और बोलती हैं। इसी तरीके से बर्मुदा ट्रायंगल है, इसी तरीके से अफगानिस्तान में कुछ जगहें मौजूद हैं, इसी तरीके से सऊदी अरब में कुछ जगहें मौजूद हैं, यूएई में मौजूद हैं, इंडिया में मौजूद हैं, पाकिस्तान में मौजूद हैं। अमेरिका एक ऐसी जगह है जो कि अपने साइज की वजह से बहुत बड़ा है। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि लैंड वाइज अमेरिका कितना फैला हुआ है, और उस जगह के हिसाब से वहां की आबादी उतनी ही कम है। अमेरिका में आए दिन कुछ न कुछ इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, चाहे वो जहाज का गुम हो जाना हो या फिर कुछ अजीब व गरीब अपीयरेंसेस का मामला हो, चाहे एरिया 51 हो, चाहे बर्मुदा ट्रायंगल हो। ये एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसकी इंफॉर्मेशन आपको हर चीज की मिल जाती है। मे बी बिकॉज क्योंकि वो वेल इक्विप्ड हैं इसलिए, या फिर एक एंगल ये हो सकता है कि टू मच इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अ वेपन नाउअडेज। अगर आप लोगों को ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दें तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, और उस कंफ्यूजन की वजह से जो असल मुद्दा होता है लोग उससे दूर हो जाते हैं और इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। इसी तरीके से अमेरिका की बहुत सारी जगहों में से एक जगह ऐसी है जो कि टिल डेट, आज है 27 जुलाई, टिल डेट उस जगह के बारे में ना तो गवर्नमेंट एक पेज पे आई है, ना ही प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स एक पेज पे आए हैं। यहां तक कि उस जगह पे काम करने वाले एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स तक एक बात पे तय नहीं कर पाए। बात हो रही है अमेरिका के नेशनल पार्क्स की। ये नेशनल पार्क्स हर शहर में, हर स्टेट में मौजूद हैं। जैसे कि हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में छोटे छोटे पार्क्स हैं, या अगर आपका सबसे बड़ा पार्क कोई कहा जाए तो वो कोई गलियात होंगी, जो नथिया गली, घोड़ा गली, इस तरह के पार्क की हम बात कर रहे हैं, नेशनल पार्क जिन्हें कहा जाता है। या फिर बलोचिस्तान की साइड पे तो हमारे पास गिनती के पार्क्स हैं। अमेरिका के पास इसी तरीके क्योंकि जगह ज्यादा है तो पार्क्स का जो अंबार है वो भी भरा हुआ है। अच्छा, इन पार्क्स में अमेरिका की सोसाइटी के हिसाब से वहां पे क्लाइंबिंग होती है, हाइकिंग करते हैं जाके लोग। बैकपैकर्स जो जब शहर की आबादी से तंग आ जाते हैं तो वो अपने बैकपैक पैक करके जंगलात की तरफ निकल जाते हैं ताकि वहां पे 3-4 दिन 5 दिन सुकून से रहें, नेचर के बीच में रहें, पानी, दरिया के सामने, पहाड़ों के सामने, ना बिजली हो, ना पानी हो, ना ही लोग हों, ना ही गाड़ियों का शोर हो। ये हर किसी को शौक होता है जो शहर में रहता है। तो इसी तरीके से वहां पे लोग इन जगहों पे जाते हैं। चूंकि वहां पे
रेगुलर बेसिस पे लोग आ रहे होते हैं, मूवमेंट बहुत होती है, तो उस जगह को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए वहां पे एक टीम होती है, जो पार्क्स के रेंजर्स होते हैं, जो सिक्योरिटी पर्सनल्स होते हैं, या जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो सफाई सुथराई, जो मैनेजरियल स्किल्स, सब चीजें देख रहे होते हैं। लोग आते हैं, जाते हैं, हंटिंग होती है, एक हंटिंग का एरिया होता है। अगर आपको हंट करने का शौक है तो वहां पे जाते हैं लोग। अगर आपको हाइक करने का शौक है, पहाड़ों को चढ़ने का शौक है, तो पहाड़ों की तरफ जाते हैं। या फिर अगर आपको सिर्फ वहां पे कैंपिंग करने का शौक है रात भर, तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। ये तो बेसिक एक बात हो गई नेशनल फॉरेस्ट के बारे में, नेशनल पार्क्स के बारे में। लेकिन इसी डोमेन में, इन्हीं पार्क्स की, इन्हीं अपफ्रंट चेहरे के पीछे एक और कहानी है। एक ऐसी कहानी, कुछ ऐसे वाकयात जो टिल डेट सॉल्व नहीं हो सके। लोगों को आज तक उनका क्लोजर नहीं मिल सका कि आखिरकार ये वाकया जो हुए ये क्या थे। 1981 में एक 18 साल की बच्ची अपने वालिद साहब के साथ कैंपिंग करने जाती है। वालिद 18 साल स्टेसी एरिस और साथ में 6 और लोगों को हायर किया जाता है, जो उनको घोड़े पे बिठा के उसकी तरफ जाते हैं। वहां पे एक कैबिन बना होता है, उसको रेंट आउट करते हैं। बाप बेटी उधर उतरते हैं, कपड़े चेंज करके बाप चेयर लेके बाहर जो भी जंगल का हिस्सा होता है वहां बैठता है। उसी के साथ साथ 5-4 लोग और जो होते हैं वो भी बैठ जाते हैं। चूंकि वो उस इलाके के जान पहचान वाले होते हैं, घोड़सवार होते हैं, तो इसलिए उनको हायर किया जाता है ताकि वो अपनी बेटी को लेके उस इलाके को घूमे फिरे, हाइकिंग करें, जो भी करें। बेटी अपने वाले से कहती है कि मैं चेंज करने के बाद ये सामने ही, कहते हैं कि 1000 गज दूर एक ग्रेफाइट का बहुत बड़ा रॉक पड़ा हुआ था, क्योंकि वो इलाके में ग्रेफाइट बहुत था, तो वहां पे रॉक पड़ा हुआ था। कहती है कि मैं उधर जाके बैठ रही हूं। तो वालिद साहब उसको कहते हैं कि ठीक है तुम जाके उधर बैठ जाओ, लेकिन एक साहब को अपने साथ ले जाओ। उनकी उम्र 70 साल होती है। वो अंकल उस बच्ची को उस जगह पे लेके जाते हैं और बाप के नजरों के सामने वो बैठे होते हैं। 1000 गज कितना दूर होगा आप समझे, बैठे हुए हैं सामने। बेटी उधर ही से जब नजारा देखती है तो वो कहती है कि सामने ही एक छोटी सी लेक है, मैं उस लेक तक जा रही हूं तस्वीरें खींचने। उसके पास एक कैमरा होता है, वो फोटोग्राफी करने का शौक होता है। तो बाप कहता है कि मैं अपनी नजरों से उसको देख रहा हूं। उसने मुझसे पूछा दूर से खड़े होकर कि मैं जा सकती हूं। वो 70 साल आदमी भी वहां बैठा हुआ है, बाकी लोग भी बैठे हुए हैं, बाप भी बैठा हुआ है। बाप की नजरों के सामने वो बेटी जाती है नीचे, एंड दैट्स इट। 1981 2019 ये वाहिद केस है जिसके पीछे डेविड पोलाइडस, एक बहुत ही मशहूर किताब लिखने वाले शख्स, ऑथर हैं, जो कि उस जमाने में 81 में उसी पार्क में काम किया करते थे और उन्हीं की नजर ये केस सामने आया था। इस डिसअपीयरेंस के बाद उस शख्स ने वो काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ मिसिंग पर्सन्स, डिसअपीयरेंसेस और स्पेशली अमेरिका के नेशनल पार्क से जो डिसअपीयरेंसेस होती हैं उसके ऊपर अपनी लाइफ डेडिकेट कर दी। ये बात यहीं खत्म नहीं होती, महीनों की सर्च होती है। हिस्ट्री की सबसे बड़ी सर्च में से मानी जाती है एक सर्च जिसमें 3 से 4 हजार लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं सिर्फ एक लड़की को ढूंढने के लिए कि आखिरकार वो लड़की जो कि आंखों के सामने नीचे उतरी है वो कहां गायब हो गई। और ये बात कोई घंटों सालों की नहीं, चंद मिनट्स की है। सबसे पहला शक हर किसी को उस बैठे हुए पत्थर पे बैठे हुए 70 साल अंकल पे आता है, लेकिन बाकी सब आई विटनेसेस कहते हैं कि वो शख्स वहां से हिला नहीं।
तो ये नॉट आउट हो गया। अबडक्शन की बात आती है, किडनैपिंग की बात आती है, तो कोई भी शख्स अगर किसी को किडनैप करेगा, जब बंदा किडनैप हो रहा होगा तो वो चीखेगा, चिल्लाएगा, अबव ऑल रेजिस्टेंस दिखाएगा, और जहां 5 लोग बैठे हों उनको तो साफ साफ नजर आएगा ही आएगा। ऐसा भी नहीं हुआ, ये भी नलिफाई हो गया। वो लड़की बेचारी गिर के लेक में गिर जाए, डूब जाए, ये भी नलिफाई हो गया, क्योंकि जो लेक थी उसका पानी जो था वो घुटनों तक था। जंगली जानवर, एक ही आता है कि जंगली जानवर ने अटैक किया, चले मान लिया एक सेकंड के लिए कि सबकी नजरों से दूर होके एक जंगली जानवर ने अटैक किया, उसको पकड़ा और लेके चला गया। लेकिन उसमें भी जब रिसर्च हुई, 3 से 4 हजार लोगों की एक टोला सालों तक सर्च करता रहा, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कोई ना कोई बोन, स्कल, जो कि सबसे आखिर में, तब कहा जाता है कि स्कल जो है पता नहीं शायद उसकी हड्डियां जो है खत्म नहीं होती, तो कोई भी चीज नहीं मिली। K9s को इस्तेमाल कर लिया गया, जो स्निफिंग डॉग्स होते हैं उनको इस्तेमाल कर लिया गया, वो तक नहीं ढूंढ पाए। टिल डेट डेविड पोलाइडिस जो शख्स है वो इस केस को लेके अभी तक ढूंढ रहा है। लेकिन ये तो एक नॉर्मल सा केस हुआ। सबका ये मानना हो सकता है कि ये डिसअपीयरेंस हो सकती है, किडनैपिंग हो सकती है, सुसाइड हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये 6 के 6 लोग जो थे इन्होंने कोई मिल के प्लान बनाया हो और उस बेटी को मार दिया हो, या जो भी XYZ। लेकिन ये सिर्फ वाहिद केस नहीं है। आज तक 4000 डिसअपीयरेंसेस के केसेस आ चुके हैं, और ये 4000 केसेस टिल डेट अपने क्लोजर की तरफ नहीं गए। मिसिंग 411 के नाम से ये केसेस मशहूर हैं। अगर आप YouTube करें तो आपको कई सारे केसेस इसके अंदर मिलेंगे। एक ऐसा केस है जो मैं आपके सामने शेयर करने की कोशिश करता हूं। डियोर कुंज नाम का एक छोटा सा बच्चा, जिसकी हार्डली उम्र 2 साल या 3 साल थी, अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने नाना और नाना के एक दोस्त के साथ एक पार्क जाते हैं, जहां पे पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि हम इधर कैंपिंग करेंगे। देर रात का सफर होता है, पहुंचते हैं उस जगह पे तो रात हो चुकी होती है। डिसाइड ये किया जाता है कि अभी हम सो जाते हैं, सुबह उठ के जो हमें खेलना कूदना होगा, जो करना होगा वो हम करेंगे। सुबह उठते हैं, नाश्ता होता है, नाश्ते के बाद माँ बाप अपने 2 साला बच्चे को लेके एक करीबी स्टोर जाते हैं, वहां से कुछ सामान लेके वापस आते हैं। वालिदैन डिसाइड करते हैं कि हमें फिशिंग करनी है, तो हम उस फिशिंग के एरिया तक जाते हैं। वो 2 साला बच्चे को उसके नाना और नाना के दोस्त के साथ छोड़ के एक कुर्सी पे बिठा के चले जाते हैं। जब वो थोड़े ही आगे पहुंचते हैं तो वालिद साहब को एरिया इतना पसंद आता है, वो कहते हैं कि शायद मेरे बेटे को शायद पसंद आए, तो मैं उसको लेके आता हूं। पीछे पलट के जाते हैं, 10 मिनट के वक्फे पे जाते हैं तो नाना बैठे हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि मेरा बेटा किधर है? वो कहते हैं वो तो अभी तुम्हारे पीछे गया है। बस ये वो आखिरी मोमेंट था जब उस बच्चे को देखा गया। कहा जाता है कि जिस जगह पे वो नाना हुजूर बैठे हुए थे और जिस जगह पे वालिद साहब जो पॉइंट पे टर्न हुए थे अपने बेटे को लेने के लिए, उस की जगह राइट और लेफ्ट पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जिससे बच्चा गायब हो सके या कहीं और जा सके। कहां गया बच्चा किसी को नहीं मालूम। गवर्नमेंट, FBI, जो वहां की लोकल पुलिस है, वो हमेशा ही इन बात को कवर अप करने की कोशिश करती है विद
डिसअपीयरेंसेस, किडनैपिंग, सुसाइड। लेकिन बकौल प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स के बात इतनी सीधी नहीं। कुछ जगहों पे झूठ बोला गया फैमिलीज की तरफ से, और कुछ जगहों पे झूठ बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ बातें छुपाई गई, कुछ बातें, ये पाकिस्तान की बात तो हो नहीं रही कि बातें छुपा दी, पता नहीं चला, निकल गई बात। ये एक ऐसे सुपर पावर मुल्क की बात हो रही है जहां पे हर चीज का हिसाब किताब होता है और हर किसी का हिसाब किताब होता है। तो कोई भी झूठ बोले तो दूसरा बंदा फौरन पकड़ा जाता है। उस बच्चे का टिल डेट कुछ पता नहीं, ना कोई जानवर लेके भागा, ना किडनैपिंग हुई, ना बच्चे ने सुसाइड की, ना बच्चे का कोई एक्सीडेंट हुआ। बस सेकंड्स में गायब। लास्ट वीक हमने एक शो में अपने बताया था आपको कि इसी तरीके से एक और बच्चा गायब हुआ था। ये उन्हीं डिसअपीयरेंसेस की कड़ी में से एक है। ये बकौल मुख्तलिफ लोगों के एक इंटरनेशनल क्राइसिस है जो अमेरिकन नेशनल पार्क्स में डिसअपीयरेंसेस का मामला है। जब लोगों ने और डेविड पोलाइडिस नामी ऑथर ने इसके ऊपर रिसर्च की तो 4000 केसेस की जब रिसर्च की तो उसमें पता चला कि ज्यादातर रेशो उन लोगों का है डिसअपीयर होने का जो कि उस जगह पे हंटिंग करने आते हैं। मतलब अपने साथ गन्स, बो एंड एरो, फायर आर्म्स सब कुछ लेके आते हैं। उन्हीं में से सबसे ज्यादा रेशो उन लोगों का है जो 40 से 50 या 60 साल तक उनकी फैमिलीज उस मुख्तसिस जगह पे आके अपना शिकार करती हैं, यानी कि उस जगह के बारे में उनको बेहद नॉलेज है। सही है, बहुत सारी परसेंटेज ऐसी भी लोगों की है जो नए नए लोग हैं जिनको पता नहीं होता, वो चले जाते हैं। लेकिन उनका परसेंटेज रेशो बहुत कम है। कुछ डिसअपीयरेंसेस ऐसी हैं जिनमें मिनट 2 मिनट का वक्फा है। अगर सीरियल किलर है कोई तो पूरे मुल्क में एट अ टाइम तो नहीं हो सकता, तो ये बात तो यहीं डक्ड आउट हो गई। फिर चूंकि एक ऐसे आप हैबिटेंट में मौजूद हैं जो नेचुरल हैबिटेंट है, नेचुरल एरिया, तो आप सारी पॉसिबिलिटीज को सामने रखते हैं कि हो सकता है बंदा गिर के डूब गया हो। पहाड़ी इलाका है, चट्टानें होती हैं, आप गिरते हैं, आपके सर पे लगा, आप मर गए, पानी में बहे, आप बहते चले गए, बस आप बहते चले गए। इसके ऊपर भी 2 ऑथर्स ने जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रिसाइसली उन्होंने पानी, रिवर, ड्राउनिंग के ऊपर रिसर्च की, पीएचडी किया और उसके ऊपर उन्होंने किताबें लिखी। तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से जो भी डिसअपीयरेंसेस इन फॉरेस्ट में होती हैं उनमें 88% लोग डूब के नहीं मरते, क्योंकि डूबने से पहले कुछ भी हो, आप गिर रहे होंगे तो आपकी नेचुरली चीख निकलेगी, आपका पैर स्लिप होगा, आप चीखेंगे। डूबने से पहले भी आप चीख रहे होंगे तो किसी को तो आवाज आएगी, ना कोई आवाज आती है, ना ही कोई सबूत छोड़ा जाता है, बस लोग गायब हो जाते हैं। Ladies and gentlemen, friends and fellows, welcome to the late night horror show.
Welcome to the late night horror show, ladies and gentlemen, friends and fellows. कराची के स्टूडियो मस्त FM 103 से My name is मिनहाज अली अस्करी. तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम. हमारे शो में शामिल होने के 5-6 तरीके हैं जो हम आपको जल्दी से बता देते हैं. सबसे पहले आप लोग अपनी हाजिरी लगाएं, अपना SMS भेजें 6278 पे. अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज में जाइए, उधर लिखें KHI, स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए, अपनी हाजिरी लगाएं और भेज दें अपना SMS 6278 पे. इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं और अपने साथ हुए वाकयात शेयर करना चाहते हैं तो 0213-4520791 वो नंबर है जहां पे आप लोग कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप लोग हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इधर आप लोग मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए, आपको हमारे पेजेस मिल जाएंगे. जरूर ज्वाइन इन कीजिए क्योंकि वहां पे आप फेसबुक लाइव के जरिए हमारा शो सुन सकते हैं अगर आपके पास रेडियो सुनने का टाइम नहीं. इसके अलावा अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं अपने वाकयात तो जरूर कीजिए official.minhajaliaskari@gmail.com पे. अभी हम लोग फेसबुक पे लाइव मौजूद हैं. वो तमाम लोग जो हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच. लेकिन हमारा फेसबुक लाइव अब बंद हो जाएगा चंद मिनट के अंदर और हम थोड़ी देर के लिए फेसबुक लाइव के बजाय इंस्टाग्राम पे लाइव जाएंगे. तो अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो www.instagram.com/minhajaliaskari पे सर्च कीजिए, यू विल फाइंड मी देयर और हम उधर ही थोड़े ही मिनट्स में लाइव हो जाएंगे. चलो जनाब, हमसे सॉरी, थोड़ा सा 1 मिनट का आपको इंतजार करना पड़ गया. खैर, हमने अपने शो के शुरुआत में नेशनल पार्क्स के ऊपर बात की. लोगों का मानना ये है कि ये क्या बात है, ये तो डिसअपीयरेंसेस हैं, ये तो किडनैपिंग हो सकती है. नहीं, इसको शामिल करने का रीजन ही सिर्फ ये था कि ये कहा जाता है कि इसमें कोई इंसानी हाथ का ताल्लुक नहीं, क्योंकि टिल डेट कोई ऐसा फिंगरप्रिंट नहीं मिला. टिल डेट कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ह्यूमन इंटरैक्शन पॉसिबल हो. जो भी शख्स, बच्चा, औरत गायब हुई विदाउट एनी ट्रेस, कोई प्रूफ नहीं मिला. जो स्टेसी एरिस, मैंने आपके बारे में जिसके बारे में बताया कि 1981 में वो अपने वालिद साहब के साथ गई उधर, सिर्फ उस केस में एक सबूत मिला और वो सबूत था जो कैमरा वो बच्ची कैरी कर रही थी, उस कैमरे का लेंस का कैप रास्ते में पड़ा मिला. दैट्स इट. अब कोई शख्स किसी को किडनैप करने आएगा, उसके कुछ तो फुटप्रिंट्स होंगे, कोई फिंगरप्रिंट्स होंगे, कहीं तो कुछ होगा. कहीं गायब होके किसी जगह जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि बस एक बंदे ने उठाया और गायब. ये सिर्फ और सिर्फ
उन केसेस में होता है जहां पे इंसान की लॉजिक, इंसान का दिमाग ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इसमें किसी इंसानी कुव्वत का हाथ नहीं। मुख्तलिफ रेंजर्स के लोग जो उस पार्क में काम करते हैं, उनके ऑफ द रिकॉर्ड्स इंटरव्यूज मौजूद हैं बहुत सारी वेबसाइट्स पे, जहां पे वो एनोनिमस रह के कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो गवर्नमेंट या वहां की लोकल पुलिस या FBI वो इंफॉर्मेशन छुपाती है जो वो चाहते हैं कि अवाम तक ना पहुंचे। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कि जो अगर इंसान या ह्यूमन या फिर अवाम के पास पहुंच गई तो उससे कई सारे सवालात के जवाबात देने पड़ जाएंगे। वो मिस्ट्रीज जिनको मिस्ट्री रहने से ही कुछ पावरफुल लोगों का काम चल जाएगा, इसीलिए उन मिस्ट्रीज को टिल डेट मिस्ट्रीज ही कहा जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन वाकयात के बाद इस नतीजे पे लोग पहुंचे, जैसे कि एक मखलूक अमेरिका के लोकल जंगलात की बड़ी मशहूर है जिसको बिग फुट कहा जाता है, जो कि होता कुछ इंसान नुमा है लेकिन पूरे जिस्म पे बाल ऐसे होते हैं जैसे रीछ के हों। फिर किसी जमाने में वेयरवुल्व्स का कॉन्सेप्ट था, इंसान और वुल्फ का क्रॉस। ये सारी चीजें हम लोग सिर्फ ये समझते हैं कि हाँ यार ये फिल्मों में तो हैं, ये फिल्मों तक की बातें, शायद ना हो, शायद इनका ताल्लुक रियलिटी से हो। जब लोग वैम्पायर्स के बारे में बात करते थे या ऐसे लोगों के बारे में बात करते थे जो इंसानों को खा जाता है, तो हम कहते थे कि यार ये तो है ना, ये तो फिल्मों वाली कहानी है, बड़ी फिल्मी कहानी है। लेकिन जब यही वाकया पाकिस्तान में आज से 7-8 साल या 9 साल पहले हुआ तो लोगों को रियलाइज हो कि नहीं, ये लोग हमारे बीच में एग्जिस्ट करते हैं। जहां पे इंटीरियर पंजाब के किसी गांव में 2 भाइयों को पकड़ा गया इंसानों को खाते हुए। सोचें, 2 भाई कब्रिस्तान में बैठे किसी मैयत का इंतजार कर रहे, इसलिए नहीं कि उसको दफनाएंगे तो उससे पैसा कमाएंगे, इसलिए कि उसको दफनाया जाएगा और जब रिश्तेदार अहबाब सब चले जाएंगे तो रात में उस कब्र को खोल के दोबारा से उसके अंदर से मुर्दे को निकाल के उसको काट के अपना पेट भरा जाएगा। जब ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो मेरा मानना ये है कि बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें नहीं मालूम, और जैसे मैंने शो के शुरू में कहा था कि एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, जिस दौर में हम रह रहे हैं उसमें इतनी इन्फॉर्मेशन है कि आपको नहीं पता चलता कि सही क्या है गलत क्या है।
आपको फेसबुक के जरिए इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको ट्विटर के जरिए इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको अपने व्हाट्सएप के जरिए इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको अपने स्नैपचैट के जरिए इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको अपने एप्पल डिवाइसेस पे इन्फॉर्मेशन, आपको एंड्रॉयड डिवाइसेस पे, फिर आपको टेलीविजन पे न्यूज के जरिए, अखबारों के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए। ये तो मैंने अभी थोड़े बहुत ही गिनाए, हजारों मीडियम्स हैं। रेडियो के जरिए हर जगह से आपको इन्फॉर्मेशन ही इन्फॉर्मेशन है। वेल, अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम हमारा शो ट्यून इन किया है और आप अभी तक ये सोच रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पे, ना तो गाने चल रहे हैं ना कोई हंसी मजाक हो रहा है, तो सर इस प्रोग्राम का नाम है द लेट नाइट हॉरर शो। नाम से ही आपको अंदाजा हो चुका होगा कि जरा हम उस मखलूक की बात कर रहे हैं जिसको हमारे सोसाइटी में जिन कहा जाता है, अमेरिका में गोस्ट कहा जाता है, हिंदुस्तान में आत्मा कहा जाता है, लेकिन सबका डोमेन जो है वो एक ही है। वेल, हमारे शो में शामिल होने के मैंने आपको 3-4 तरीके बताए थे। सबसे इंपॉर्टेंट है यूट्यूब चैनल हमारा। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोग इतने सालों से करते आए हैं, अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, अपनी सपोर्ट दिखाना चाहते हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जरूर जाइए, www.youtube.com/minhaj-ali-askari। वहां पे मौजूद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बड़ा होने की हमें जरा हमारी हेल्प कर दें। खैर, हमारे शो में हम ईमेल्स शामिल करते हैं, फोन कॉल्स शामिल करते हैं, SMS शामिल करते हैं। तो अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो 021345200791 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोग SMS करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज में जाए तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना मैसेज लिखिए और भेज दें अपने 6278 पे। या फिर अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो official.minhajaliaskari@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हैं। पहली ईमेल जो हम अपने शो में शामिल करेंगे वो एक एनोनिमस ईमेल है, एंड आई एम श्योर कि वो बहुत सारे ग्रुप्स पे भी रोटेट हो रही है, लेकिन चूंकि हमें भेजी गई है तो हमने सोचा कि इसको ऐड कर लेते हैं। ईमेल कुछ इस तरह है। सुना तो बहुत था कि हॉक्स बे पर दिन में बेशक लोगों की रौनक रहती है पिकनिक के सिलसिले में, मगर रात को उतना ही सन्नाटा और अंधेरा, बगैर लाइट्स, अजीब सा खौफ, हल्का सा समंदर का शोर और फिर पैरानॉर्मल वाकयात का होना। कितने ही लोग समंदर में डूबकर मर जाते हैं। वह तमाम अमवात महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकती। समंदर जिन्नात की अमाजगाह का है। हो सकता है कि बहुत सी अमवात में समुद्री जिन्नात का अमल दखल हो। वहां जिन्नात रात के वक्त फैल जाते हैं। मैंने ऐसे कई वाकयात पढ़े और मुख्तलिफ लोगों से सुने भी हैं। हम दोस्तों को इन बातों पर यकीन ही नहीं था, लेकिन हमारे एक प्यारे दोस्त साबिर इसकी भीड़ चढ़ गया। उसने हमारी बातों में दम तोड़ा, उसने जब हमारी बाहों में दम तोड़ा तब हमें यकीन आया कि बेशक जिन्नात होते हैं और उनमें अच्छे और बुरे दोनों किस्म के होते हैं। मेरा नाम अशर है और मैं गुलजार हिजरी में रहता हूं। ये 2009 की बात है जब हम यूनिवर्सिटी के 10 लड़कों का ग्रुप हॉक्स बे पर नाइट स्टे का प्रोग्राम बनाया। हट बुक करवाया लिया था और सोचा था कि दिन भर स्विमिंग करेंगे और रात को बॉनफायर। एक दोस्त मूसा के जानने वाले का हट था तो कोई मसला नहीं हुआ। हम सब सामान और पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गए। दिन भर समंदर में नहाते रहे, देर गए रात तक अपनी हंसी मजाक खेल कूद करते रहे। रात को फिर हमने बॉनफायर का अरेंजमेंट किया और डेक वगैरह लगाकर खूब एंजॉय किया। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। हम सब बहुत थक चुके थे। चांद शायद पूरा था।
उस रात काफी रोशनी थी। हम सब बारी बारी सामान समेटकर हट के अंदर जाने लगे तो साबिर ने कहा कि तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर में एक सिगरेट पी कर आता हूं। हम बाकी लड़के हट में चले गए और वो दोस्त बाहर ही रह गया। कहते हैं कि वो हमारा दोस्त काफी बहादुर था और किसी से भी ना डरने वाला दोस्त था। कुछ ही मिनट्स बाद मेरे मोबाइल पे साबिर की कॉल आई। बहुत घबराया हुआ था। उसने कहा, अशर यार मुझे एक लड़की नजर आई है, वो सामने समंदर में आगे बढ़ती जा रही है, शायद उसे सुसाइड करना है, पता नहीं कौन बेवकूफ है, मैं उसके पीछे जा रहा हूं, तुम सब सारे दोस्त भी इधर आ जाओ। मैंने फौरन सबको बताया और कहा कि जल्दी चलो। हम सब भागते हुए हट से बाहर निकले और देखा कि दूर समंदर की तरफ वाकई साबिर एक लड़की को बचाने भाग रहा था। वो लड़की व्हाइट ड्रेस में समंदर में आगे बढ़ती जा रही थी। हमने भी पीछे से भागते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया, रुक जाओ, खुदकुशी मत करो, वगैरह वगैरह। पर अचानक ही वो लड़की रुकी और मुड़कर साबिर को देखा। साबिर वहीं चीख मार कर नीचे गिर गया। ये सब कुछ हम फ्रेंड्स ने अपनी आंखों से देखा। हम भागकर साबिर की तरफ ही जा रहे थे। पूरे चांद की रोशनी ने हमें सामने होने वाले मूवमेंट वाज़ेह तौर नजर आ रही थी। लड़की ने अपना रुख जब साबिर की तरफ किया तो दूर से हमें भी कुछ नजर आया। उसकी खाल बिल्कुल चमकती वाइट रंग की तरह थी, अजीब सी, और आंखें भी चमक रही थीं। साबिर के गिरते ही हम फ्रेंड्स साबिर साबिर चिल्लाते हुए मजीद तेज भागे। साबिर के गिरते ही वो लड़की फौरन वापस पलटी और तेज तेज चलते हुए समंदर की लहरों में कहीं गायब हो गई। हम साबिर के पास पहुंचे और फौरन उसको उठाने की कोशिश की। क्या बताऊं उसकी कंडीशन कैसी थी। बॉडी बिल्कुल अकड़ गई थी, आंखें और मुंह दोनों खौफनाक तरीके से खुले हुए थे, जैसे कि बहुत डर गया हो। उसको होश में लाने की बहुत कोशिश की मगर वो नहीं उठ सका। हम फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर भागे। वहां डॉक्टर्स ने हमें ये रूफरसा खबर सुनाई कि उसका हार्ट फेल होने से डेथ हो गई है। पता नहीं वो लड़की कौन थी, क्या थी, ऐसा क्या कर दिया था उसने साबिर पर। ये सवालात आज तक हम सब फ्रेंड्स के जहनों में गर्दिश कर रहा है। इस इंसिडेंट के बाद कोई भी हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं था, मगर हम 9 दोस्त को धोखा नहीं हो सकता। वो लड़की बेशक इंसान नहीं थी, वो बहुत बुरी मखलूक थी जिसने हमारे दोस्त को हमसे छीन लिया। आज सोचते हैं कि काश उसको बचाने ही ना, कि साबिर उसको बचाने ही ना जाता, मगर वो क्या, कोई भी होता एक सुसाइड करती लड़की समझकर जरूर बचाने जाता। काश हमें पहले बिलीव होता इन चीजों पर, तो पल भर में हमें भी और साबिर को भी ये ख्याल आता कि इतनी रात को अकेली लड़की समंदर में जा रही है तो जरूर कुछ गड़बड़ हो सकती है। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारी फर्स्ट एक ईमेल थी जो कि काफी अरसे से मुझे कोई शख्स जो है वो साहब भेजे जा रहे थे और आई एम 110% श्योर कि उन्होंने भी ये कहीं से कॉपी पेस्ट की है। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट एक है कि सही है, इंटरेस्टिंग वाकया था, लेकिन अगर हो सके तो अपने असल वाकयात हमसे शेयर कीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। हम अभी फेसबुक इंस्टाग्राम पे लाइव हैं, तो उन तमाम लोगों के नाम शामिल कर लेते हैं जो लोग अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं। अलीज़े जैदी, थैंक यू सो मच। उरूसा कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। एंड चलें, बल्कि काम करते हैं कि आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमें ट्विटर पे ज्वाइन कीजिए, www.twitter.com/minhaj-ali-askari। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आपके मैसेजेस में बाआसानी पढ़ सकता हूं। तो ट्विटर पे जाइए, मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए और वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप #LNHS विद मिनहाज लिखकर
अपने SMS अपने मैसेजेस भेजें, मुझे सारे मैसेजेस रिसीव होंगे और आप लोग के नाम, आप लोग के पैगामात हम शामिल करेंगे। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? ज़ोहेब अहमद बात कर रहा हूँ। मिनाज भाई। मैं ज़ोहेब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी ज़ोहेब, आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? जी बिल्कुल, मेरे साथ वाकई जब पेश आया था उसके बाद से बिल्कुल मैं यकीन करता हूँ। अच्छा, आपके साथ क्या वाकया पेश आया? सर एक्चुअली अभी 3 साल पहले की बात है ये। मैं रहता हूँ यहाँ पर गुलशन इकबाल में, तो मेरा जाना हुआ था अजीजाबाद की तरफ। अजीजाबाद की तरफ आपने वो रोड तो देखा होगा जो लियाकताबाद से अटैच्ड होता है। बिल्कुल। तो वहां से जो अजीजाबाद का रोड है, जो पतला सा रोड है, मैं वहां से जा रहा था। तो मुझे छोटा सा एक छोटे से कद का बोना नजर आया। मुझे शाम के टाइम का था, ये शाम के टाइम का वक्त था। तो मुझे बोना नजर आया, मैंने बाइक रोकी, मुझे उसने बाकायदा हाथ देके उसने रोका मुझे। मैं रुका, तो फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं अभी नया नया शिफ्ट हुआ हूँ और मुझे थोड़ा सा काम है, मैं कद की छोटा कद है मेरा, जिसकी वजह से मैं वो काम कर नहीं पा रहा हूँ। अगर हो सके तो आप वो काम मेरा कंप्लीट कर दीजिए। मैंने बोला चलिए ठीक है। फिर उसके बाद मैं बैठा उनके साथ और फिर उसके बाद में वो मुझे कोई किसी घर लेके चले गए थे। अच्छा, जब वो मेरे साथ बैठे हुए थे उस वक्त मेरे दिमाग पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल भी मेरे दिमाग पे कोई कंट्रोल नहीं था। एक आप समझ लें कि गुनूदगी सी होती है, वो गुनूदगी सी छाई हुई थी। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मैं घर में एंटर हुआ तो उन्होंने कहा कि एक फैन लगा दीजिए आप, ये मेरा ऊपर काफी हाइट पे था फैन। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि फैन लगा दीजिए। मैंने बोला चलिए ठीक है। फिर जब मैं फैन लगाना शुरू करा मैंने, उसके बाद फिर वो फैन लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद ये हुआ कि एकदम से मुझे हंसने की आवाज आई, बहुत सारे लोगों की। तो जब मैंने देखा तो फिर छोटे छोटे कद की जो औरतें होती हैं, बोनी औरतें, वो थी और बिल्कुल तैयार हुई हुई, जैसे कोई ईद का समा हो वहां पर, उस तरीके की वो औरतें मतलब तैयार हुई हुई थी। तो मैं थोड़ा सा घबरा गया, अजीब सा फील हो रहा था कि मैं एक अकेला लड़का और इतनी सारी औरतें इस कमरे में जमा हो गई हैं, और थोड़ा सा अजीब सा और फील हो रहा था। सही। अच्छा, मैं काम अपना खत्म करके उसके बाद फिर मैं चला गया। फिर उसके बाद जब मैंने घर वालों को बताया तो फिर घर वाले तो थोड़ा सा हैरान हो गए कि चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने हेल्प कर दी तो ठीक है, लेकिन जो औरतें थी वो क्या कर रही थी उस रूम में। फिर उसके बाद इस वाक़े का मैंने काफी सोचा। फिर उसके बाद सोचा मैंने कि मैं जाके उस घर पे दोबारा देखूं कि वहाँ कौन रहता है, कैसे लोग हैं। मैं दोबारा गया तो वो सुनने में आया था कि वो घर जो है 20 साल से खाली है। और मैंने वहाँ के आसपास लोगों से पूछा कि यहाँ पर कौन रहता है, तो ये लोग जो वहाँ के रिहायशी थे वो कहते हैं भाई यहाँ पे तो कोई भी नहीं रहता, ये तो 20 साल से खाली है। ये वाकया था। उसके बाद से फिर और ये घर अभी एग्जैक्टली किधर है? ये आपने अजीजाबाद का रोड देखा है, जो मजार जो है वो फिश वाले के सामने एक मजार है। नहीं, मुझे वैसे समझाएं कि मैं गया हसन स्क्वायर से। नहीं, हसन स्क्वायर से नहीं, आप एक काम करें, आप प्रैक्टिकल सेंटर वाला रोड दिखा होगा आपने। सही है, बिल्कुल वो पीछे से रोड निकल रही है। जी, आप वो रोड सीधे सीधा आए। सही। आपने ट्राइमेक्स चौरंगी देखी होगी एक? नहीं, वो कौन सी? ये जो मुक्का चौक से पहले वाली चौरंगी जो है, बिल्कुल आ गई। ठीक है, अगर आप उस चौरंगी से आप उल्टे हाथ पे मुड़ते हैं और सीधा सीधा चले जाएं, वो रोड सीधा आपको शरीफाबाद से लग जाएगा वो रोड। सही।
उसी रोड के बीच में एक बाबू फिश वाला एक मशहूर है जगह, वो फिश वाला, और उसके सामने एक मजार बना हुआ है, छोटा सा मजार बना हुआ है। सही। उसी गली में वो घर है। अच्छा, और आप इधर ही करीब में रहते हैं कहीं? जी, आपने यासीनाबाद कब्रिस्तान का नाम तो सुना होगा। जी बिल्कुल। जी, मैं उसी तरफ रहता हूँ, अल खलीज टावर की तरफ। वो तो पहले ही है, वो तो लेफ्ट भी पड़ता है। जी बिल्कुल, मैं वहीं पे रहता हूँ। अच्छा, ओके। और ये कितने अरसे पुरानी बात है? मिनाज भाई, ये 3 साल पुरानी बात है ये। और आपको कुछ अजीब एबनॉर्मल एक्टिविटीज नजर नहीं आ रही थी? समझ नहीं आ रहा था उस वक्त? मिनाज भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरा कंट्रोल ही नहीं था, एक तरीके से होनोदगी में था मैं। अच्छा, एक बात मैंने मेंशन नहीं की, जब मैंने अपना काम खत्म किया था तो उन्होंने मुझे एक प्लेट में उन्होंने मुझे मिठाई भी दी थी खाने के लिए। आपने खाई? नहीं, वो मैंने खाई नहीं थी, मुझे अजीब लग रहा था बिल्कुल, लेकिन मैंने वो मिठाई नहीं खाई थी। उन्होंने कहा था कि हम अपने मेहमानों को ये खिलाते हैं, और एक वो पतीसा टाइप की मिठाई होती है, मेरे ख्याल से व्हाइट कलर की, तो वही दी थी उन्होंने मुझे। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? जी, मैं हमजा साहब बात कर रहा हूँ, लाहौर से। हमजा लाहौर से कॉल कर रहे हैं, कैसे हमजा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हमजा, आपके साथ कोई वाकया हुआ है जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी, ये सन 2013 की बात है, मैं 5th क्लास में था। अब मैंने मैट्रिक के एग्जाम किए। सही। तो गर्मी की छुट्टियां थी और हम लोग ना टीवी लाउंज में एसी लगा के सोए हुए थे। सही। ठीक है, उन दिनों हम लोगों ने नया घर शिफ्ट किया था, कूलर लगा के सोए हुए थे। उन दिनों हमने नया घर शिफ्ट किया था। तो मैं रात को सोया हुआ था, सारे मेरे साथ सोए हुए थे। अचानक से मुझे एक आवाज आई, जैसे कोई बुला नहीं था होता कि कोई दूसरा ना उठ जाए और इसको बुलाना है मैंने। तो मैंने ना अपने जी बोले जी, मैंने देखा सामने वाले दरवाजे की तरफ, जो बिल्कुल सामने जो कमरा था उसके दरवाजे की तरफ देखा। ऐसे मुझे महसूस हुआ जैसे वहाँ पे कोई खड़ा हुआ है, और खड़ा हुआ है अंधेरे में, कोई खड़ा हुआ है। मैंने सोचा वहम है मेरा, और मैंने दूसरी तरफ पलट के मुंह कर लिया। फिर मुझे आवाज आई, फिर मैंने देखा, मुझे फिर महसूस हुआ था कोई खड़ा हुआ है, और अचानक से वो गायब हो गई थी। मैंने चीख मारी, बच्चा था मैंने इतनी जोर की चीख मारी, मेरे सारे घर वाले उठ गए और उन्होंने पूछा क्या हुआ है। मैंने कहा यही हुआ है। तो उसके बाद ठीक है, रात को हम सो गए। सुबह फिर हमारे जो अबाई इलाका है वहाँ पर एक रूहानी शख्सियत रहती है, बहुत मोतबर है, उनके हम दरबार में गए। फिर मेरा रूहानी इलाज हुआ है। उसके बाद मेरी हालत ऐसी होती थी कि ना मुझे झटका लगता था, और मुझे यूं महसूस होता था जैसे मुझे रिमोट से कंट्रोल कर रहा है। मतलब मुझे पता होता था मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे जो हरकतें थी वो मेरे कंट्रोल में नहीं थी। और आप यकीन करें, मैं ये कोई भी बेटा नहीं सोच सकता कि वो ये चीज करेगा। मैंने अपनी वालिदा की थप्पड़ मारा, मतलब ये कोई सोच सकता है? नहीं सोच सकता। मतलब इस तरह की मेरी हालत थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ, उसी घर में रह रहा हूँ। लेकिन मेरे भाई के साथ भी वाकया पेश आया था, मदर के साथ भी होता रहा। हमारे घर में अजीब टेंशन का माहौल था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है। तो अच्छा, मैं आपसे एक बात, एक ऐसी हमजा, क्योंकि आपने शेयर किया, कभी किसी डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को नहीं दिखाया। नहीं दिखाया? डॉक्टर को नहीं दिखाया। नहीं, डॉक्टर को भी दिखाएं। हो सकता है, मैं आपके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं है और कोई ऐसी वो नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कोई दिमाग का मसला हो, ये भी पॉसिबिलिटी होती है ना। और मैं आपको कोई उसमें मरीज या उसमें नहीं कह रहा कि आप अल्लाह माफ करे दिमागी तवाजुन है खराब है आपका, ये इसमें नहीं कह रहा, क्योंकि यूजुअली कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं और वो हर किसी के साथ होते हैं, सिर्फ आपके साथ एक्सक्लूसिव नहीं, वो हर किसी के साथ होते हैं। कोई ना कोई रीजन बन जाता है, कोई स्ट्रेस रीजन बन जाता है,
कोई बहुत ज्यादा हॉरर कहानियां सुनना रीजन बन जाता है, बहुत ज्यादा आप जब बहुत ज्यादा गॉसिप करना शुरू कर देते तो आप नोट करें आपके इर्द गिर्द भी ना ऐसे ही लोग मौजूद हो जाते हैं जो गॉसिप बड़ा करते हैं। या फिर आप बहुत नेगेटिव सोचना शुरू कर दें तो आपको खुद ही फील होगा कि आपके साथ होता ही नेगेटिव है। फिर और अक्सर होता है जब हम मूवी देखते हैं ना कोई हॉरर, तो बाद में महसूस होता है कि कोई यहाँ से आ रहा है, कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई देख रहा है मुझे। बिल्कुल। तो ये भी हो सकता है कि आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाएं, उससे बताएं, कोई अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उसको बताएं कि यही मेरे साथ हुआ, तो वो 1-2 टेस्ट आपके करेगा। हो सकता है कि इसका ताल्लुक जिन्नात से ना हो सकता, ये पॉसिबिलिटी है। ये मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही कंप्लीटली मैं झुटला रहा हूँ कि नहीं जो आपने देखा वो झूठ है, आप बेकार बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है। सही है, सही हमजा। थैंक यू जी, बहुत बहुत आपका सोचा जा रहा है, बहुत मजा आता है सुनने का। थैंक यू। अल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया हमजा, आपने कॉल की। और मेरा हरगिज मतलब दिल दुखाना नहीं था किसी का भी इस बात से। बहुत सारे लोगों की मेरे पास अक्सर शिकायत आती है कि आप ये क्यों बोलते हैं कि ये हो सकता है कि ये दिमागी मसला हो, आप शो तो हॉरर करते हैं और आप बात ही कर देते हैं। भाई जो बात सही होगी वो ही करूंगा, सिर्फ अपने शो, अपने रेटिंग नंबर 1 आना, मुझे डराना धमकाना, ये मेरा मोटिव नहीं है। ये शायद बचपन में था जब मैं बहुत छोटा था, अब नहीं है। अब मुझे किसी रेस में आगे नहीं बढ़ना, मुझे नंबर 1 नहीं आना, मुझे बेस्ट प्रोग्राम नहीं करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा अगर एक बंदे को भी मेरे प्रोग्राम से फर्क पड़ेगा, तब फर्क पड़ेगा। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के 3 तरीके। सबसे इंपॉर्टेंट, कॉल 0213-4520-791, या फिर अगर आप लोग SMS करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज में जाएं तो लिखें KHI स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 6278 पे। बढ़ते अपने SMS की तरफ। हमजा है, जिस फैक्ट्री में मैं काम करता हूं वहां असरात हैं और काफी लोगों ने उन्हें महसूस भी किया है। जब मैं आया इस फैक्ट्री में तो मैंने इन सब चीजों को सीरियस नहीं लिया। यहाँ के लोग मुझे किस्से सुनाते थे मगर मैं नहीं मानता था। मगर एक रात मैं फैक्ट्री के गेट की तरफ लेटा हुआ था। मेरे पास फैक्ट्री के अंदर से एक लड़का आया, हमारी बातचीत हुई और वो वापस चला गया। जब वो वापस अंदर जा रहा था तो रास्ते में फैक्ट्री की गाड़ियां भी थीं। जब वो जा रहा था तो एक गाड़ी खुद से स्टार्ट हो गई, हेडलाइट जली और बंद हो गई। वो लड़का वहां से भाग के मेरे और चौकीदार के पास आया। हम उसके साथ गए और देखा कि गाड़ी तो बंद थी मगर उसमें से हॉर्न की आवाज आ रही थी। हम डर तो गए मगर देखना तो था कि हो क्या रहा है। मैंने पहले उस लड़के की बात को क्रॉस चेक करने की कोशिश की। मैंने पहले लिया उस गाड़ी के साइलेंसर को हाथ लगाया तो वो भी गर्म हो रहा था। फिर उस हॉर्न की वजह जानने के लिए हिम्मत करके गाड़ी में घुसा तो देखा कि हैंड ब्रेक बीच में हुआ था और हॉर्न उसकी वजह से बज रहा था। है? समझ नहीं आया मेरी बात? तो अच्छा चलें, खैर बहुत बहुत शुक्रिया। समी अवान, आपका मैसेज आया, थैंक यू सो मच। बासित खान, मिनहाज, शेरशाह कबाड़ी मार्केट के पास रात में एक अजीब मखलूक पाई गई है जो रात में निकलकर बकरों को खून पीती है और कुछ फोटोज न्यूज, इंटरनेट और टीवी पर भी आई हैं। बिल्कुल बासित, ये मैंने इंटरनेट पे और ये सोशल मीडिया पे ही ये खबर सुनी थी, देखी भी थी, और मुझे तो साफ सी बात है, जैसा मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, सब जानते हैं कि मैं सबसे पहले इस बात को निगेट कर देता हूं, तो मैं बिल्कुल निगेट कर रहा हूं। मोस्टली क्योंकि शेरशाह मार्केट है, सही है, वहां पे बहुत सारे कैमरा लगे हुए होंगे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज लगे होंगे, सबसे बड़ी मार्केट कहलाई जाती है और मतलब माशाल्लाह से सारे 2 नंबर काम भी उधर होते हैं और अच्छे काम भी उधर होते हैं। खैर, हैविंग सेड दैट, क्योंकि वो शेरशाह मार्केट मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, जो कि बिल्कुल गलत हो सकती है और आप बिल्कुल आगे कह सकते हैं कि आप बेकार बात कर रहे हैं, कि 2 नंबरी के चक्कर में जरा ज्यादा मशहूर है, तो हो सकता है कि ये एक डराने का टैक्टिक हो ताकि लोग आना बंद करें इस तरह के। ये बहुत कॉमन रहा है सब कॉन्टिनेंट में, सबसे ज्यादा कॉमन तरीन चीज रही। किसी चीज को आपको नुकसान पहुंचाना ना, आप बोलते हैं कि इस पे जिन है, खत्म बात।
एंड उसका करियर। घर को कोई आपको घर पसंद आ जाए, रेंट वाले लोग, नहीं ये बात मैं आइडिया नहीं दे रहा, बिला वजह में आइडिया आ जाएगा फिर आप लोग करने लग जाएंगे, नहीं खैर। तो ये पॉसिबिलिटी है। वो इंटरव्यू मैंने उन 2 चौकीदारों का देखा था जो कि कह रहे थे कि एक काली सी चीज है, वो लंबी सी है और वो बकरे। अब ये अलार्मिंग था मेरे लिए कि बकरे गायब हो जाते हैं या खून या गायब कट जाते हैं। बकरे हमारे यहाँ ना, बकरे 1000 रुपए किलो गोश्त है बकरे का। अब किसी का बकरा आपको नजर आएगा, आपको दिल तो चाहेगा उसको रोस्ट करके खाएं, उसके तिक्के बोटी बनाएं, उसकी कढ़ाई बनाएं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आज के दौर में इस तरह की मखलूक बीच शहर में मौजूद हो और आप पकड़ ना सकें या कोई उसका जवाब ना ढूंढ सकें। मुझे याद है 90s में हमारे बचपन में एक ग्रुप निकला था, छलावा ग्रुप, वो भी ऐसे ही था, काले, उनको कोई पकड़ नहीं सकता। तो बड़ी बड़ी न्यूज आती थी, कोई दूर दूर के लोगों की हमने पकड़ने की कोशिश की, हमारे हाथों से स्लिप हो गए। उनके जिस्म जो है वो काले होते हैं, ऑयल लगा हुआ होता है उनको, और वो जंपे मारते हुए चले जाते, एक जंप से लेके दूसरे घर तक जंप मारते हैं, और वो ऐसे होते हैं, वो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। फिर एक और ग्रुप आया जो कि छोटे बच्चों को उठा के गायब हो जाते हैं। ये वक्तन फवक्तन इस तरह के वाकयात बड़े हुए हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, जहां जहां ये प्रोग्राम सुना जा रहा है, आई एम श्योर आप सब ने सुने होंगे, लेकिन कोई आज तक नहीं पकड़ा गया, ना इस पे कोई रिसर्च की गई कि भाई आखिरकार हो। जैसे ये मैंने अभी शो के शुरुआत में अमेरिकन नेशनल पार्क के बारे में बताया, अब इसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं, किताबें लिखी गई हैं, रिसर्च टीम बैठी है, FBI इंक्लूड की गई, ग्रीन ब्रेनेट्स जो हैं, बैरेट्स जो हैं, अमेरिका की टॉप नॉच आर्मी की फैसिलिटी है, वो इसके अंदर कुछ केसेस में इन्वॉल्व की गई। मतलब गवर्नमेंट लेवल पे इसके ऊपर रिसर्च हुई, तब जाके इसके ऊपर कुछ पॉइंटर्स निकले, कुछ लोगों ने कुछ और बातें की। लेकिन हमारे यहाँ अगर तो इस पे कोई हो रहा है तो वो पब्लिक के सामने नहीं लाया जाता। लेकिन 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 मेरा मानना ये है, मेरा, और बिल्कुल गलत हो सकता है, मैं चाहता हूं कि गलत हो, कि इसमें कोई इस तरह की मखलूक नहीं होगी। ये कोई एक छोटे नया कोई अक्लमंद चोर होगा, नए किस्म का चोर, उसने कहा डरा के चोरियां करो, जितना डराएंगे उतना लोग डरेंगे, खबर भी बनेगी, मशहूर भी होंगे, और बकरे भी आएंगे और चीजें भी गायब होंगी और काम आराम से होगा। लेकिन फिर भी ये मेरी अजम्पशन है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूं। पॉसिबिलिटी है कि शायद वो सच बोल रहे हो, पॉसिबिलिटी है कि इस तरह की मखलूक शायद नजर आई हो, शायद हॉन्ट कर रही हो। एक इंटरनेट पे वीडियो वायरल हुई थी बहुत ज्यादा, अगर आपकी नजरों से नहीं गुजरी तो अभी आप YouTube पे जाएं, और थाईलैंड में एक बीच पे एक लोगों का ग्रुप गया शिप के, और वो जब पहुंचे समंदर के बीच में एक आइलैंड की तरफ, तो उन्होंने देखा कि अजीबो गरीब मखलूक, बिल्कुल ही अजीबो गरीब मखलूक वहां पे बैठी हुई है, और ऐसे बैठी हुई है जैसे वो लोगों का ही इंतजार कर रही है। क्योंकि आज से साल पुरानी वो वीडियो थी या 2 साल पुरानी, तो सबके पास मोबाइल, कैमरे शैमरे ये सब थे, सबने रिकॉर्डिंग की, उस रिकॉर्डिंग को इंटरनेट पे डाला गया और वो फिर वायरल हो गई। जब वायरल हुई तो इंटरनेशनल न्यूज की आंखें उस पे पड़ी। अब ये बात इस तरह वायरल हुई कि ये एक अजीब और गरीब मखलूक देखी गई है जिसके बारे में ना तो साइंस के पास कोई नॉलेज है, ना इंसानों के पास कोई नॉलेज है, ना ही वहां के लोकल्स के बारे में, इनके बारे में नॉलेज है। तो आखिरकार ये मखलूक बीच समंदर में एक आइलैंड पे क्या कर रही है? क्या ये फिजिकली मौजूद है भी, या सिर्फ ये एक ऐसी मखलूक है जो अभी नजर आ रही लोगों को? बड़ी बहस हुई, बड़ी डिबेट हुई, बहुत लोगों के अपने अपने ओपिनियंस आए।
बाद में असलियत सामने आई। और असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि उस आइलैंड पे वो जो मखलूक थी वो असल में इंसान थे, वो थिएटर एक्टर्स थे और उस आइलैंड पे एक एक्टिंग असाइनमेंट कर रहे थे, मेकअप करके, कॉस्ट्यूम पहन के। और लोगों को ये लगा कि ये कोई मखलूक है, ये है, फलाना है, ढिमकाना है। तो इस तरह के वाकयात भी होते हैं। अब आप मुझे कम से कम 2 हफ्ते में कुछ हजारों मैसेजेस आ चुके हैं अभी तक शेरशाह के, और मुझे अंदाजा था, जैसी मैंने ये न्यूज देखी थी इंटरनेट पे, मुझे पता चल गया था कि अब लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। यही मकसद होता है कि न्यूज बन जाए, कोई एक ऐसी चीज जिससे पब्लिक, ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी और चीज की तरफ निगाह ना जाए तो इस तरफ निगाह कर दो। खैर, 1:16 हो चुके हैं। ईमेल्स आप लोग हमें कर सकते हैं official.minhajaliaskari@gmail.com पे। अभी हम चलते हैं अपने ट्विटर की तरफ। जो लोग हमें ट्विटर पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं उनके नाम शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन मौजूद है। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं ट्विटर पे, www.twitter.com/minhajaliaskari, और वहां पे #LNHS with मिनहाज लिख के अपना मैसेज करें तो बआसानी हम तक वो मैसेज आपका पहुंच जाएगा। अब्दुल्ला बिलाल, आपका मैसेज आया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा फैजान अब्बासी कहते हैं सर व्हाट अबाउट, अच्छा ये देखा मेरे पास यही है, तो आई एम श्योर फैजान अब्बासी आपको जवाब मिल गया। उजैर खान, बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज का। इसके अलावा बीना शहजाद, थैंक यू। दानियल इरफान, हैव यू हर्ड अबाउट द क्रीचर ऑफ शेरशाह? अगेन थैंक यू दानियल, आपका मैसेज आया। नाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। एंड शान, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसके अलावा जाहिद खान, थैंक यू, आपने भी अपना मैसेज हमें भेजा हुआ है। खैर जनाब, 0213452071 वो नंबर है जहां पे आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और अपने साथ हुए वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। चला जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? जी जनाब भाई उजैर बात कर रहा हूँ कराची से। जी उजैर, क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ऑफिस में जॉब करता हूँ, बाकी स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनर है। खैर, तो ये बताइए कि आपके साथ क्या वाकया पेश है? अच्छा मिनाज भाई, मैं पहले भी आपको कॉल कर चुका हूँ। मैंने आपको एक ओल्ड सिटी एरिया का वाकया बताया था अपने ट्यूशन का। सदर, आई बिलीव सदर की तरफ, राइट? जी, सदर की तरफ आपने बताया था। बिल्कुल, सदर की तरफ नहीं, बेसिकली ओल्ड सिटी एरिया की तरफ बताया था, ये सिविल हॉस्पिटल की तरफ, केएमसी बिल्डिंग की तरफ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, वहीं का ही वाकया है, बेसिकली मेरी दादी की बिल्डिंग का वाकया है। और क्योंकि उसको मैंने आई विटनेस खुद नहीं किया तो जो है मुझे बहुत हद तक जो है वो भी लगता है कि हो सकता है बनी बनाई बात हो, मगर क्योंकि मैंने सुनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी दादी की जो बिल्डिंग है वो तकरीबन बहुत पुरानी है, मतलब पार्टीशन से भी पहले की बिल्डिंग है। सही। तो ओल्ड सिटी एरिया में मतलब ये जो पुरानी बिल्डिंग्स थी वो बड़ी बिल्डिंग्स हुआ करती थी ना, जैसे कि ना एक फ्लोर पे काफी सारे घर होते थे और एक कंपाउंड टाइप बना होता था। सही। तो जो है उसमें ये है कि कुछ घर जो है घर में लोग रहते थे और कुछ जो है जब लोग छोड़ के चले गए तो
पार्टीशन के बाद वो पुरानी बिल्डिंग जब एक टाइम हो गया तो लोग उधर आना पसंद नहीं करते थे, रहते नहीं थे। तो अभी जैसे मैं उस वक्त भी एक बात सुनी थी, अभी बड़े हो गए और अब तक वो चीज देखते आ रहे हैं कि मेरी दादी जो घर था वो 2nd फ्लोर पे था। सही। तो 2nd फ्लोर जब थोड़ा सा मतलब फ्लोर क्योंकि लंबा था तो आगे की तरफ जाते हैं तो वहाँ थोड़ी लाइटिंग वगैरह नहीं है, वहाँ कोई रहता नहीं है, 3-4 घर हैं बंद पड़े हैं। तो उधर जैसे हमें जब छोटे थे हमें जाने से रोका जाता था कि नहीं जाओ वहाँ पे, है ना, मतलब वो किसी भी वजह से रोका जाता था कि ना वहाँ से गिर जाओगे या कुछ भी। मगर ये कि जैसे जैसे बड़े हुए तो अब है ना मेरे वालिद साहब ने भी ये बात बताई, मेरी फूफी ने भी ये बात बताई। एक दफा ये हुआ था कि मेरी दादी के घर में कुछ मेहमान आने के थे, जब एक फंक्शन हो रहा था, फैमिली फंक्शन, तो वो घर का सामान क्योंकि बहुत ज्यादा था तो वो रखने के लिए उस घर को खोला गया था कि उस घर के अंदर वो सामान रख देंगे और हमारे घर के अंदर वो फंक्शन हो जाएगा। तो उस घर को जब खोला गया तो बहुत अंधेरा था और बंद था, तो उधर इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन नहीं थे। तो उधर जब है ना मेरी फूफी ने उसको वहाँ पर माचिस वगैरह या लाइटर जो भी जलाया तो बहुत सारी चीजों की आवाज आई थी, जैसे कि पूरी फैमिली कोई रहती हो जो नजर नहीं आती हो, या बहुत सारी कोई एक्सिस्टेंस थी जिसकी शोर की आवाजें आई थी। उसके बाद काफी टाइम तक मेरी फूफी की तबीयत खराब रही थी। तो ये वाक्य सुनने में आया तो मेरी दादी ने बताया, मेरे वालिद साहब ने बताया। तो ये एक वाक्य था कि वो घर काफी टाइम से बंद था और अभी भी जैसे अब इतने बड़े हो गए हम तो हमें अभी भी उस तरफ जाने से खुद भी डर लगता है, हमें मना भी किया जाता है कि उस तरफ नहीं जाए। अभी भी वो जगह मौजूद है? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरी दादी उसी बिल्डिंग में रहती है अभी भी। और अभी भी कुछ ऐसे वाकयात होते हैं कि आज सिर्फ उसी दिन हुआ था? नहीं, अब तो सुनने में नहीं आता इस तरीके से, मतलब एक वो हो सकता है बनी बनाई बात हो, मगर मना करते हैं कि उस तरफ नहीं जाए, वो जगह भारी है, वहाँ कोई जाता है तो जैसे सीढ़ियों से गिर जाता है, ये चीजें सुनने में आती है कि फलाना बच्चा गिर गया, फलाना बच्चा गिर गया, मगर इस तरह की कोई बात नहीं है कि जिसमें मैं कहूँ कि हाँ ये हो सकता है। तो इस दफा एक काम करें उज़ैर, आप खुद जाके देखे ना इस दफा। मैंने ट्राई किया था जब मैं थोड़ा सा छोटा था, तब मैंने ट्राई किया था, तो मुझे जाते हुए देख लिया था किसी पड़ोस ने। वो क्योंकि उस पुराने पड़ोसी इस तरह के होते थे कि वो दूसरों के बच्चे को भी अपना बच्चा समझते थे, जाहिर। तो उन्होंने डांट के बिल्कुल जो है मुझे मारा और वापसी बुला लिया था। तो अब तो आप बड़े हो गए ना, अब तो जा सकते हैं, आप बोलेंगे आप ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे कुछ असलियत ही आपको कुछ और ही मिले, हो सकता है वहाँ पे ड्रग का काम चल रहा हो भाई, ड्रग। बिल्कुल नहीं, इस तरह तो नहीं कह सकते ड्रग का काम हो, वो बिल्डिंग में इस तरह के लोग हैं नहीं, मगर ये कि हाँ एक हो सकता है र्यूमर बनाई हुई हो कि जब तक वो चीज सामने नहीं आएगी तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। आपको बताऊं उज़ैर, एक इस तरह का जो है बहुत पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि लॉजिक्स ढूंढूं, क्योंकि अगर बिल्कुल लॉजिक ना मिले तो फिर इस पे बात तय हो सकती है कि हाँ यार कोई मखलूक है। बिल्कुल मैं यही एग्जैक्टली यही चीज बताना चाह रहा था। जैसे मैंने ट्यूशन का जो आपको वाक्य बताया तो वो मेरे साथ हुआ था तो मुझे पता था, ठीक है। ये सेम चीज यही है कि हमारा एक घर है, पुराना घर है, वो जमीन का घर है, एक गली के अंदर है। तो वो गली क्योंकि ऐसी है कि वो थोड़ी सी लंबी गली है और आगे जाके बंद हो जाती है, दीवार है, सही, दीवार की दूसरी तरफ ग्राउंड है, सही। तो वो उधर एक घर था हमारा, वो बिल्कुल कोने की तरफ था जो दीवार से लगता था, सही। वो गली की लाइट वगैरह वहाँ पे जाती नहीं थी, तो सेम चीज वहीं पे थी। वो घर काफी टाइम से बंद था, वो हमारे यूज में नहीं था, तो हमने बहुत टाइम से बंद किया हुआ था और बहुत छोटा घर था वो, मतलब ये कि 4 लोग उसमें रहे तो घर फुल हो जाएगा, इतना छोटा घर था। अच्छा। उसमें कुछ चीजें रखी हुई थी जो कि ना एक टाइम के बाद हमें है ना मोहल्ले वालों से सुनने को मिली कि घर के अंदर फलाना चीजें असरात हैं। हमने बोला कि किस बेस पे आप ये कह रहे हैं, तो कहते हैं उस घर के अंदर से घसीटने की चीजों की घसीटने की आवाज आती है, बातें करने की आवाज आती है, शोर शराबे की आवाज आती है। तो एक दिन वो घर जो है सफाई के लिए खोल दिया हमने, या सफाई के बहाने हमको यही चेक करना था कि है क्या, सही। तो उसको जब खोला था तो वो जो आपको जो दीवार बता रहा हूँ कि दीवार की दूसरी तरफ ग्राउंड था, वो दीवार तोड़ के जो है जो चरसी होते हैं वो अंदर आके बैठ गए थे। देखिए वो वो बिल्कुल वो चरसी आके बैठ गए थे, तो जो चीजों को वो छेड़ते होंगे तो वो बाहर आवाज आती थी। और क्योंकि कोने का घर था, लाइट भी नहीं जाती थी, तो लोगों ने अदमशेर बना ली कि ये चीज हो सकती है। यही तो प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है लोगों का। हल्की असल में हम सब ना मुझ समेत हम लोग कान के बड़े कच्चे हैं। इन्फॉर्मेशन इतनी मिलती है ना, हम उसकी वो नहीं करते कि थोड़ा सा इसके अगर इन्फॉर्मेशन मिली है कि A to B इन्फॉर्मेशन में, तो C हम खुद ढूंढ लें। हम चाहते हैं वो C भी खुद ही आ जाए। तो हाँ बिल्कुल, यही मतलब एक मुंह से 2 मुंह तक बात जाती है और फिर वो कुछ और ही बन जाती है। वो फिर लोग क्या से क्या बना बैठते हैं, बजाय इसके खुद उसके ऊपर रिसर्च करें या कुछ। चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।
चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैसेज की तरफ। ईमेल की तरफ चलते हैं, देखते हैं ईमेल पे कौन है मौजूद। निदा हफीज हमें मैसेज करिए। मेरा नाम निदा है, मैं अभी गार्डन में रहती हूँ, लेकिन जो वाकया मैं शेयर करने लगी हूँ वो हमारे पिछले घर का है जो नाज़माबाद 2 नंबर में था। ये कुछ 7-8 साल पुरानी बात है। हमारे घर बहुत बड़ा था, मैं और मेरी बहन बेडरूम शेयर करते थे हमेशा से। तो उस घर में हमारा बेडरूम सेम था, लेकिन मैं कभी कभी अपना बेडरूम छोड़कर हमारे ड्राइंग रूम में सोती थी अकेले। हमारे ड्राइंग रूम में के साथ ही मेरे बड़े भाई का बेडरूम था जो कि मैरिड थे। मैं बहुत टाइम सोती रही हूँ उस रूम में, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक रात मैं सो रही थी, मुझे नहीं पता कि रात का क्या वक्त होगा, लेकिन बहुत गहरी रात थी। हम लोग सो रहे थे, मेरी अचानक आंख खुली और मेरी नजर ड्राइंग रूम के दरवाजे पे पड़ी। वहां मैं देखा कि कुछ है। अगर मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो वो कुछ ऐसा था कि सर से पैर तक वाइट था, जैसे वाइट जुब्बा पहना हो। शक्ल वाज़ेह नहीं थी, लेकिन मैं श्योर हूं कि खौफनाक नहीं थी। मुझे सिर्फ एक फीलिंग आ रही थी, जैसे वो हजरत इजराइल हैं जो कि मुझे लेने आए हैं। मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। नॉर्मली मेरी आवाज का वॉल्यूम बहुत तेज है, लेकिन उस वक्त मैं अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से तेज आवाज में कलमा पढ़ रही थी ताकि बराबर से मेरे भाई उठ जाएं और आ जाएं, लेकिन शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंची। मैं कोशिश करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। मैं बहुत देर तक जोर जोर से कलमा पढ़ती रही, सोचती रही कि क्या करूं। वो चीज दरवाजे पे थी, इसलिए भागने की भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन फिर मैंने हिम्मत की और अपना सब कुछ छोड़कर कलमा पढ़ते पढ़ते वहां से भाग के अपने रूम में आ गई जहां मेरी बहन सो रही थी। वो मेरे एंटर होते ही मेरे कलमे की आवाज से उठ गई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उनको बता दिया कि ड्राइंग रूम के दरवाजे पे कोई है। मेरी बहन ने मुझे तसल्ली दी और वो वहां गई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं पूरी रात बहुत डरती रही, कलमा पढ़ती रही और मेरी बहन भी पूरी रात मुझ पे दम करती रही। मैं हॉरर फिल्म्स, ड्रामे वगैरह कुछ नहीं देखती। मुझे नहीं पता वो कुछ था या सिर्फ मेरा वहम था, लेकिन मैं आज भी कभी उस बात को याद करूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अगले दिन किसी को नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन भाई खुद आए और उन्होंने मुझसे हंसते हंसते मजाक करते हुए पूछा कि कल क्या हुआ था। मैं अनजान बन गई तो कहने लगे कि फिर इतनी जोर से कलमा क्यों पढ़ रही थी। मेरे भाई आए थे मुझे देखने जब मैं अपनी बहन के पास आके लेट गई थी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी ईमेल हमें भेजी निदा। और कभी भी याद रखिए, आप तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है जिनके कानों तक ये आवाज जा रही है कि कोई अगर अपना कोई भी बात आपसे शेयर करे, चाहे वो इस मखलूक के हवाले से हो, चाहे वो अपनी जिंदगी के कोई रोने धोने हो या कोई भी मसला हो, एटलीस्ट मजाक उड़ाने से बेहतर है कि आप उसकी बात सुन लें। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। आजान इन्होंने अपनी ईमेल भेजी और कहते हैं सलाम मिनहाज। कहते हैं हम लोग रेंट पे रहते हैं और काफी घर चेंज कर चुके हैं। मुझे आपसे अपने घर का कुछ इंसिडेंट शेयर करना है जो हम अभी छोड़कर आए हैं। उस घर में जो भी चीज थी वो अच्छी थी मगर अपने होने का एहसास दिलाती थी। एक दफा मैं मेरी बहन फजर का वक्त वजू कर रहे थे तो एक छोटा बच्चा अंदर कमरे में से भाग के आया और किचन में छुप गया और वहां से झांकने लगा।
मेरी बहन जो कि नमाज पढ़ रही थी समझी कि मैं उसे डरा रहा हूं, तो उसने ध्यान नहीं दिया और वो बच्चा उसे देखता रहा झांक झांक कर, वहीं से जैसे चुप चुप के दरवाजे के पीछे से कोई देखता हो। जब बहन वहां गई, लाइट जलाई तो कोई नहीं था। इसी तरह मेरे बड़े भाई जो कि तख्त पर सोते हैं, जब वो सैटरडे नाइट को क्रिकेट खेलने जाते थे तो उस तख्त पर पूरी रात ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उठ बैठ रहा हो। वो तख्त ऐसा नहीं था कि हवा से हिले, काफी वजनी था। अक्सर नमाज पढ़ते में लगता था पीछे कोई खड़ा है। अक्सर लाइट जाती थी तो अम्मा नमाज पढ़ती थी। जब अम्मा सजदे में जाती थी तो उनको लगता था कि कोई रूम के बंद दरवाजे में से सर आर पार हो गया है। अक्सर सीढ़ियों पर से खुशबू आती थी मगरिब के वक्त। उस घर में हम 9 साल रहे, अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। बस हर वक्त वहां किसी के होने का एहसास हुआ करता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजान, थैंक यू सो मच। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी मिनाज भाई। जी कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? मैं जुल्फिकार बात कर रहा हूँ। जी जुल्फिकार, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। अच्छा जुल्फिकार, क्या करते हैं आप? मैं बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। बहरिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? जी। अच्छा, बहरिया यूनिवर्सिटी में एक दफा मैं आया था, बस एक ही दफा आया था। उसके बाद मैंने माजरत कर ली थी कि मैं आइंदा कभी नहीं आऊंगा। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट बहुत बदतमीज थे उस वक्त। मतलब आपका कौन सा किस सीजन में आए थे आप? अब मुझे याद नहीं, आज से 4-5 साल पहले शायद आया हूँगा। अच्छा, काफी मतलब अब काफी इम्प्रूवमेंट है वहाँ पे। सुनो चले इंशाल्लाह, तो मिला तो कभी आएंगे। खैर जी, आपके साथ कोई वाकया पेश आया? हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ तो नहीं आया, बट मेरे एक मामू हैं उनके साथ आया है। अच्छा बताइए। मैं वो बताना चाहूंगा कि हम जो है ना एक्चुअली थोड़े रिलीजियस हैं। अच्छा। हम जो हैं वो शिया हैं, जैसे सुन्नी शिया जो है ना, आप समझ रहे? सुन्नी शिया। अच्छा हेलो। जी जी बोले बोले बोले। जी, तो हमारी जो घराना जो है ना वो एक शिया उससे ताल्लुक रखती है तो एक्चुअली, और एक हमारे एक बहुत बड़े मरसिया होता है, मरसिया ख्वां जो होता है, उनका नाम था सिब्ते जाफर। सही। तो वो जो थे वो एक्चुअली बहुत बड़े, उनके मरसिये में ना बहुत रिक्कत जिसे कहते थे, लोग सुन के ना वो रोआ करते थे और ये करते थे। तो मेरे मामू उनके साथ होते थे, उनसे उनकी फ्रेंडशिप थी। तो एक जमाने में क्या हुआ कि वो उन्होंने बोला कि भाई उनके पास कुछ लोग आए और मामू से कहा कि भाई आपको चलना है, आपको मरसिया पढ़ना है चल के। और सिब्ते जाफर जो थे वो रोज जाते थे, कुछ 10 साल से वो उस जगह जा रहे थे, बट मेरे मामू नए नए थे उनके पास। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, ऐसा ऐसा है। उन्होंने बोला ठीक है। अब एक बस आती है, उन्होंने मेरे सिब्ते जाफर ने मेरे मामू को बता दिया था कि मैं जिनों के लिए मरसिया पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी रिलीजियस होते हैं बिल्कुल जिस तरह हम होते हैं। बिल्कुल ठीक है। वो एक बस आती है, ये मामू मेरे बहुत जिद करके, सिब्ते जाफर मना करते हैं कि मत जाओ, वो मामू मेरे जिद करके उनके साथ चले जाते हैं। अब वो जाते हैं तो बोलने हैदराबाद, हम कराची से हैदराबाद क्रॉस करते हैं और एक कच्चे में उतर जाते हैं हम। सही। कच्चे में रास्ता उतरता है और आगे जाके ना पता नहीं बीच रास्ते में जाके एक बहुत बड़ी हवेली आती है। बोलने एक तो पहले ही तो मैं ये हवेली देख के परेशान हो गया कि ये हवेली कहाँ से आई बीच उसमें। बोलने फिर एक हवेली थी और जब हम उसके अंदर गए ना तो उसमें ना एक, जैसे आपने अगर आपने मजलिस देखी हो तो मजलिस जो है वो एक फर्श बिछा होता है उस पर व्हाइट कलर का ना, तो वो पूरा फर्श बिछा हुआ था अंदर और ब्लैक कलर का वो था, एक तकिया रखा हुआ था और पूरा हॉल खाली था।
पूरा हॉल खाली था। बोले हम गए, हमने मरसिया, हम वो सब्ता जाफर साहब ने खाली मरसिया अपना स्टार्ट किया है और रोने की आवाजें आने लगी। मतलब खाली हॉल था, लिटरली खाली हॉल था और वहां से रोने की आवाजें आने लगी। बोले मैं डर गया, मैं बस चुप करके उनका हाथ पकड़ के बैठा हुआ था, क्योंकि वो बहुत रिलीजियस हैं। और ऐसी बातें सिर्फ ये नहीं है, मैंने उनसे बोला कि शायद आप मजाक कर रहे हो और ऐसा हो, नहीं, मैंने उनसे प्रॉमिस करवाया, उन्होंने वादा करा। और सिर्फ उनसे नहीं, 4 लोगों से मैंने ये किस्सा मतलब और भी सुना कि ये सबसे जाफर जो थे ये ऐसे थे। वो बहुत रिलीजियस और बहुत ही काइंड बंदे से कहते ना एक वो थे, तो इसलिए उनके साथ ऐसा था। नहीं तो वो जो जिन साहब के साथ वो गए थे, वो साहब कौन थे? मेरे मामू थे। वो आपके मामू थे? जी। और उनको पता था इस हवेली के बारे में? एक्चुअली एक दिन होता था कोई ऐसा मुकर्रर जिस दिन उन्हें वहां जाना होता था। मुकर्रर एक ऐसा दिन होता था जिस दिन उन्हें वहां जाना होता था, तो वहां जाके ये मरसिया पढ़ते थे। एक साहब उनके पास आए थे, मतलब एक अंकल थे, वो उनके पास आए कि हाँ भाई आज जाना है, कोस्टर रेडी है। वो कोस्टर लेके वहां गए और वहां मरसिया हुआ, फिर उन्होंने वापसी उनके घर पे छोड़ दिया। और ये पूरा जो जिस हवेली के अंदर वो गए और वहाँ पे मरसिया उन्होंने पढ़ा जाके पूरा, वो कितनी देर तक करते रहे ये सब? ये बोल रहे हैं कुछ 1 hour हुआ है, और बोल रहे हैं टोटली 1 hour सिर्फ रोने की आवाजें थी और खाली हॉल था। बोले मेरे रोंगटे खड़े हुए थे इस तरह के मैं तुम्हें बता नहीं सकता। प्रॉपर खाली हॉल था और सिर्फ रोने की आवाजें आ रही है, और सिर्फ कुछ इतने लोग नहीं, कुछ ऑलमोस्ट 50-60 रोने की आवाजें थी। और दिखाई कुछ नहीं दे रहा? हाँ, कोई भी शख्स दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ रोने की आवाजें आ रही हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको कभी मौका मिले तो उनसे उस जगह की ना लोकेशन पता करेगा। वो मैंने उनसे पूछा था, मैंने बोला कि अब मैंने उनसे बोला कि आप भाई मुझे लेके चले वहां पे। बोल रहे हैं कि मैं 4 दफा उस रास्ते के पीछे मैंने दोबारा जाने की कोशिश की कि मैं उस रास्ते पे चला जाऊं। बोल रहे वो हम हैदराबाद से आगे जाते थे, मतलब हैदराबाद से जब आगे M9 शुरू हो रहा है, बोल रहे उसी M9 से एक रास्ता आगे उतरता था नीचे कच्चे की तरफ। तो बस उसके बाद से उनको जगह नहीं मिली? नहीं, बोले आगे मुझे कभी भी नहीं मिली उसके बाद जगह। और जब ये दिन आता है ना, अब तो आखिर सब्ता जाफर का शहीद हो गए वो, वैसे जब दिन था ना, वो उस दिन हर दिन वो जाते थे सब्ता जाफर वहां पे। अच्छा, चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। चलो जनाब, देखें अभी कितनी इंटरेस्टिंग एक बात है कि अभी हम बात कर रहे थे शेर शाह मार्केट की, सही है, और मैंने ऐसे ही अपना मोबाइल उठाया और फेसबुक को मैं देख रहा था अभी, तो एक वीडियो मेरे सामने आई जो कि मैंने अभी तक देखी नहीं है, लेकिन जिस शख्स के वो चीजें चोरी हो रही थी उस शख्स का स्टेटमेंट आ गया। वो कह रहा है कि कोई ऐसी मखलूक मौजूद नहीं है, जेन्युइन कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बकरे गायब हुए। वहां उस जगह पे और भी कई सारे जानवर मौजूद थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, सिर्फ बकरे थे। तो ये कोई मखलूक का काम नहीं, किसी इंसान का काम है। और पूरे 50% चांस है कि वो जो 2 मौजूद थे ना चौकीदार, जिनके इंटरव्यूज आ रहे थे टीवी पे, उनको पकड़े, 2 चांटे लगाएं, वो सीधे बता देंगे कि कौन सा दोस्त था, कौन सा रिश्तेदार था जिसने ये हरकत की। तो प्लीज मैं अपने घर वालों को भी समझाता हूँ, आप लोगों को भी समझाता हूँ। मेरे घर वाले भी नहीं समझते, वो कहते हैं तुम ऐसे बोलते हो, लेकिन आप लोगों को समझाते हैं, शायद आप लोग समझ जाएं। मैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए 10 साल होने वाले, मुझे पता है किस तरीके से न्यूज बनाई जाती है, किस तरीके से न्यूज फैलाई जाती है। जब भी आपको टीवी की न्यूज दी जाए, फॉर दैट मैटर सोशल मीडिया पे भी कोई न्यूज मिले, तो शेयर करने से पहले उसकी तहकीक कर लीजिए कि वो सही है कि नहीं है। ये मैं बड़े बड़े चैनल्स का भी बोल रहा हूं आपको, बड़े बड़े, ये समा कब आई थिंक ब्रेकिंग न्यूज थी, समा की चैनल की न्यूज थी, उन्होंने भी कोई कसरत नहीं छोड़ी ये बताने में कि यहां पे जिन्नात आ गए, जिन्नात, मखलूक। ये तो आप लोग समझ जाएं क्रेडिबिलिटी क्या है। बहुत सारी न्यूज बनाई जाती हैं, ये वो है जो बनाई गई। तो प्लीज व्हाट्सएप करने से पहले, फॉरवर्ड करने से पहले, कुछ भी फैलाने से पहले उसकी तहकीक कर लो मेरे भाई, आपका ही फायदा होगा।
खैर जनाब, देखें अब मैं आज जो है ना मेरा मकसद पूरा हो जाएगा. आज मुझे अल्लाह मियां पता नहीं मौका दे रहा है. मिनहाज, मैंने इस मखलूक के बारे में गूगल किया. इट्स नथिंग सीरियस. वो मखलूक वाकई है, बट वो इंसान को नहीं खाती. कहती कुछ दे आर गोड सकल. शायद दुनिया में वो जिस जगह रहते हों वहां गोड्स का इनटेक ना हो तो जो दुनिया की तरफ आए हैं. ये सोसिन नकवी ऐसी कोई मखलूक मौजूद नहीं है भाई. मतलब जंगल छोड़ के वो यहाँ पे शेरशाह कबाड़ी मार्केट में आएंगे. जंगलात भरे में भेड़ बकरियों से. मतलब शेरशाह जाने की जरूरत क्या है. सब अभी तो गाय मंडी चले जाए भाई. लाखों करोड़ों बकरे हैं वहां पे कुछ नहीं हो रहा. शेरशाह में होगा. दिमाग यूज करें यार, नहीं होता ऐसा कुछ. खैर, Salam Minhaj, if you remember, I emailed you last week about my sister's hostel incident in Islamabad. Bilkul. You might be wondering if I'm making up. Okay, no. As I have another incident to share with you, let me give you a background of my khandan. I have heard stories from my parents that a lot of my relatives were involved in some amal and jadoo tona. Even there was this auntie of ours who used to capture jinn. My own father even met her as well. He told me so many times about her stories communicating with jinns. I've shifted to Islamabad as well 3 years ago. But back then, when I used to reside in Nazbabad, Karachi, my many papas used to tell us that our house had a jinn, a good jinn, which I even experienced many times as well, who used to look like a white smoke. Because of all this, I do have some concepts that these things can occur around us. About 1.5 years all of a sudden, I had this severe back pain. I do work out a lot, so I thought it must be a spasm. So I consulted a doctor. I waited almost for a month, but it did not get relief. One of my colleagues was an alim, so he suggested, why don't you go for Rohani Ilaj? I did not disrespect him and his opinion and asked him that find me any good Maulvi alim and forbid him that I would not go to any Baba. I need something authentic. Till then I would rather proceed with my medical consultations. I changed 2-3 doctors and went through physiotherapy as well. Still, there was no effect till 3 months. After that, I agreed to him to meet a Maulvi. On that specific day, when I went home from work almost at midnight, I had a dream that my alim colleague was with me and was asking me stop touching this creature which looked like a slender man. Tall, very tall, full black, no face, just like a black cloth. That creature touched me with his hand and my colleague saw me like something terrible has happened, and that creature vanished, and I grabbed my colleague's neck with one hand and killed him, and with that other hand my own hand was coming near to my neck and I started choking myself. My eyes opened and I got up with my actual hand on my neck and I was choking myself. Even right now talking about it gives me goosebumps. Next night I had 45 minutes from 3 a.m. till 3:46 a.m. sleep paralysis too, which did not feel like anyone or something was sitting on my chest. It was more like something was standing behind my head and I was not able to move. After these incidents, I told my colleague about my dreams and sleep paralysis. He asked me to visit a Maulvi he knows as soon as possible. I did, and Maulvi told there are like many jinns inside your blood, in your body. They are sent to your body, they are forced to hurt you. He only told me about the story of Prophet, peace be upon him, in this regard, and told me to recite Quran and charcoal continuously and stay pak and saaf. I did obey his suggestions strictly, and the pain went in 4 days.
I do believe in logic and proceed for medical help and these things, but my own experience tell that these things can occur. We all just have to seek accurate help even from Maulvis. है बहुत बहुत शुक्रिया अफान, थैंक यू सो मच, आपने इतनी डिटेल एक ईमेल हमें भेजी. आई होप आपकी बहन अब सही है और आप भी बिल्कुल सही होंगे. चलो जनाब, आज हमारे शो का पता ही नहीं चला, हो सकता है आज मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है शो. खैर, इट्स 147 ऑन द डायल. हमारे प्रोग्राम को खत्म होने में 10-15 मिनट बाकी हैं. कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कॉल्स लें. देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं मनीमा बात कर रही इस्लामाबाद से. माहिमा? नहीं, मनीमा. कौन? मुनीमा. मुनीमा. जी 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 मुनीमा, इस्लामाबाद से कॉल करी. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है. जी, क्या करती हैं आप मुनीमा? मैं स्टूडेंट हूँ. स्टूडेंट हैं आप? जी. अच्छा, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? जी, मेरे साथ भी वाकया पेश आया है, एक बार नहीं कई बार. हम लोग पहले DI खान में रहते थे, रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुए हैं. तो बताइए. हेलो. आपको आपकी आवाज नहीं आ रही. हेलो. हेलो. जी बोलिए. हेलो. जी जी मेरी आवाज आ रही है? अब बोलिए. जी. मैं जब DI खान में रहती थी ना, तो वहाँ पर एक मर्तबा मतलब रात का टाइम था, पापा घर पर नहीं थे, मम्मा लोग जा रहे थे, तो मैं वुजू करने के लिए उठी और मैं वुजू कर रही थी. मुझे वॉशरूम में जाने से थोड़ी झिझक हो रही थी, तो मैं उधर ही किचन में वुजू करने लगी ना. हमारा ओपन किचन, अमेरिकन स्टाइल का किचन था ना वहाँ पर. तो मेरा एक मतलब मैं वुजू कंप्लीट कर चुकी थी. मेरा एक पाँव वॉश बेसिन के अंदर था, मतलब वो ऊपर होता है ना वॉश बेसिन उसका. तो आपकी आवाज आ रही है ना? जी जी. तो मेरा एक पाँव उसके अंदर था और मैं वुजू मतलब मेरा कंप्लीशन स्टेज पे था. तो अब मैंने पाँव उतारने के लिए मैंने ऐसे खिड़की की तरफ मेरी नजर गई, और वहाँ खिड़की के अंदर की तरफ और डाइनिंग टेबल के पीछे एक आदमी, उसकी कद बहुत लंबी आदमी की तरह थी, लेकिन उसकी शक्ल बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह थी. और उसने मुझे देख के ना ही वाली स्माइल की ना. मेरी हालत ये हो गई थी कि मैं ना, मेरे मुंह से यूं आवाज निकली, अम्मी अम्मी. और फिर एकदम से मैंने ना, मेरी हालत यूं एकदम से सारे घर की लाइट्स चली गई, लाइट्स ऑफ हो गई, UPS की लाइट्स खराब हो गई. मतलब UPS फौरन से कनेक्ट हो जाता है, वो ऑन हो जाता है, लेकिन UPS भी ऑफ हो गया. और ना उसके बाद हमारे घर की सारी लाइट्स की वायरिंग जल गई थी जो UPS के साथ कनेक्टेड थी. तो दोबारा उसको सेट करवाना पड़ा था. और मैं पता नहीं कोई 10 दिन बीमार रही थी, और मुझे मतलब ठीक से वो नहीं. वो बंदा ग्रीन कलर का था, लिटरली. ग्रीन कलर का? हाँ, ग्रीन कलर का था. कोई हल्क तो नहीं आ गया था आपने देखकर? जी नहीं, चले. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू. ख्याल रखिएगा. मुझे आपसे कुछ बात करनी है. नहीं, अभी कब? बोलिए. आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, मैंने आज बिल्कुल फर्स्ट टाइम सुना है. मुझे प्लीज अपने शो की टाइमिंग्स और अपना नेम मेंशन कर देंगे. मेरा नाम मिनहाज, आपको पता है, और रात 12 से 2 फ्राइडे को शो होता है. सिर्फ फ्राइडे को सिर्फ लेट नाइट हॉरर शो होता है. बाकी बुध और जुमेरात को शाम 6 से 8 भी शो होता है.
आपको डर नहीं लगता कि अगर स्टूडियो में कोई जिन आ जाए तो? तो कोई बात नहीं, हम इंसान सबसे ज्यादा खतरनाक जिन है, हमसे डरना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मुझे ये थोड़ा सा एक्सक्यूज मी, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई है। नहीं, मैं कंप्लीट नहीं होना चाहूंगा क्योंकि बहुत कम टाइम है और लोग बाकी भी कॉल करना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आई एम निम्रा अहमद, होप यू आर फाइन। ये जो मैंने आपको अपना वाकया सुनाना जा रही हूँ, मेरी आनी के साथ हुआ था। उनकी नई शादी हुई थी कि अचानक उनके साथ कुछ अजीब इंसिडेंट्स होने लगे, जैसे कि उनको इतनी नींद आती और इतनी हद तक नींद आती कि उनके हस्बैंड जब जॉब से आते थे और दरवाजा नॉक करते थे तो वो नींद में इतनी मशगूल रहती थी कि उन्हें मजबूरन घर में कूद कर जाना पड़ता था। और जब वो उनको उठाते थे तो उनका एक ही जवाब होता था कि नहीं, मैं बस अभी उठती हूँ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सो जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता इतने इंसिडेंट बढ़ने लग गए कि जब आनी काम करती थी तो उन्हें अपने पास एक लड़का खड़ा होता महसूस होता था। कभी उनकी दिन में सोते हुए आंख खुलती तो उनको बाकायदा तौर पे एक लड़का अपने सामने नजर आता, और इंसिडेंट इतने बढ़ गए कि एक रात उन्होंने ऐसे देखा कि आनी और उनके हस्बैंड सो रहे थे, और तब आनी ने देखा कि आनी और अंकल के दरमियान में से वही लड़का निकला और उनके सामने खड़ा होकर स्माइल करने लगा। और आनी की कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उनको डर बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करती थी। फिर जब नानी को ये सारी बातें पता चली तो सबसे पहले घर शिफ्ट करवाया और उनका प्रॉपर इलाज करवाया किसी आलिम से। अब वो बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, तो बकौल इस ईमेल के इनकी खाला जो थी, उनकी जब शादी हुई तो उनको शदीद नींद आती थी और वो अपने हस्बैंड का इंतजार भी नहीं करती थी। उनके हस्बैंड बेचारे घर कूद के आया करते थे, तो हस्बैंड के पास चाबी नहीं थी दरवाजा खोलने की। सेकेंडली ये कि हो सकता है आनी जो है वो दम मारो दम वाले शौक तो नहीं रखती थी, पता चला मार के सो गई एक दो कश। और खैर, जस्ट किडिंग, ऐसी एक लाइटर नोट पे बात की है मैंने अब। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया निम्रा, थैंक यू सो मच, आपने अपनी ईमेल में भेजी। लास्ट कॉल आई बिलीव हम लेंगे क्योंकि हमारे शो का वक्त ऑलमोस्ट खत्म है। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर जी, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अगर किसी के साथ ये वाकया पेश आए तो सबसे पहले तिलावत कुरान पाक पढ़े। सही। और ये पाक साफ रहे, और सबसे पहले जो है ना, अगर नहीं पढ़ सकते तो किसी हाफिज को बुलाएं, कम से कम 2 बारें पढ़े, वो सही तरीके से उसको सुनाए। सही। ये इलाज है। अगर किसी के साथ, मैं अल्लाह के वास्ते बता रहा हूँ, कोई लालच वालच नहीं है, अगर किसी के साथ काला जादू वगैरह इस तरह का है, खुद इलाज करें, खुद पहचान में आपको बता देता हूँ कि रान के ऊपर काले काले निशान होंगे और उसको आजान भी अच्छी नहीं लगेगी, तिलावत भी अच्छी नहीं लगेगी।
रान के ऊपर काले काले निशान मौजूद होंगे और वहीं से ये काला जादू वगैरह इस तरह की चीजें हमला करती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरे ऊपर जब जादू ने असरात पूरे कर दिए तो हम इंसान हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि जिन बहन भाइयों के ऊपर इस तरह हो तो सबसे पहले तिलावत कुरान पाक की पढ़ें और नमाज को मत छोड़ें, पाक साफ रहें। और अगर खुद नहीं पढ़ सकती हैं तो किसी से पढ़वाएं। या आजकल तो मेमोरी कार्ड आते हैं और दबा के आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें और जिसने ये इलाज इजाद किया है उसके लिए भी वो दुआ करें कि ये इलाज हम लोगों ने बाकायदा खुद किया हुआ है। अच्छा, मुझे आपका नाम क्या है? जी, आपका नाम क्या है सर? मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक भाई, अब थोड़ी सी क्योंकि हमारे पास टाइम है, 4 मिनट है, तो मैं आपसे जरा तफसील में गुफ्तगू करता हूँ। सही है? तफसील ये है कि सबसे पहले तो ये तो आपने एक इलाज बताया जो कि कुरान की तिलावत, और वो किसी भी पारे से शुरू कर लें या कोई मखसूस आयत है पढ़ने वाली? किसी भी पारे से शुरू करें। और दूसरी बात यही है कि जब 2 पारे 3 पारे अगर हाफिज है तो तकरीबन 5 पारे, चला थक भी जाता है। हाँ, बिल्कुल। और जब पढ़ ले सही, उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मरहूमीन गए सब तक बख्शा दे, नहीं तो वो वबाल हो सकता है। उससे पहले आयतुल कुर्सी अपने ऊपर दम कर ले। सुने, लेकिन वो मुश्ताक भाई 1 लाख पैगंबर गुजरे तो वो कैसे एक का नाम तो याद नहीं होगा? नहीं, बस हाथ उठाए अल्लाह से दुआ करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज के जो दिन तक जितने भी मुसलमान दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, या अल्लाह ये ईसा अलैहि सवाब के लिए मैं सवाब पहुंचाता हूँ, ये बख्शिश अता फरमा। ये आपसे यानी कि एक किस्म की पढ़ाई उतर जाएगी, ये वजन है, ये आपका उतर चुका। अच्छा, और दूसरा ये बताएं कि जो ये तो आपने मुसलमानों के लिए बता दिया, बहुत सारे गैर मुसलमान भी तो हैं ना जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही होगी, क्या वो भी यही इलाज करें? ये इलाज करें। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हिदायत के जरिए बना दे। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये जो आपने बताया कि थाई के ऊपर, रान के ऊपर निशान आते हैं, तो ये कॉमन चीज है जो काला जादू में होती है कि किसी के ऊपर काला जादू होगा तो काले धब्बे आ जाएंगे रान पे आपको? हाँ जी, हाँ, रान से एक धब्बा नीचे जाएगा, ये सेंटर है, समझ रहे हैं बात को? रान सेंटर है, एक धब्बा ऊपर पेट की साइड पे जाएगा, एक धब्बा नीचे आएगा पाँव के नाखून की साइड पे। अच्छा, लेकिन मेरी मुश्ताक भाई एक बड़ी एहतराम से मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप बहुत एक ऐसे नेशनल रेडियो पे बात करें जहाँ पे हजारों लोग सुन रहे होंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो इस पे तहकीक है, ये नहीं कि आपने मेरे शो पे बोल दिया तो की हुई है। मैंने अपने घर के अंदर तहकीक की है। अभी क्या नाम है, मेरे मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ, बाकायदा इलाज मेमोरी कार्ड में आता, अलग अलग आयतें आती हैं। अगर आयतें वो अब तो ये नहीं कर सकते, तो उसका मकसद ये है कि आप जो है ना कुरान पाक सुने। हाँ, वो तो अब मोबाइल पे, यूट्यूब पे कहीं भी सुना जा सकता है। हाँ, सुने आप। और जवाल के टाइम पे आप बंद करें और मरीज को सोने नहीं दें। जवाल के टाइम पे आप कह रहे हैं? सवाल के टाइम पे आपने सुनना नहीं है। 12 से 1 बजे तक आप आराम करें। जो मरीज है वो वहाँ तक उसको आराम करने दें और उसके बाद आप पूरा दिन उसको सुनाए, नमाज के टाइम पे नमाज पढ़ाएं। तो मुश्ताक भाई एक बात बताएं, आपके साथ आपने ये इल्म वगैरह किया हुआ, तो इसका मतलब है आपका तो आमना सामना हुआ होगा जिन्नात से? नहीं, मैं हाफिज हूँ, ठीक है। मुझे किसी ने यानी कि बताया था, ठीक है। दूसरे मेमोरी कार्ड में वो चीज अभी भी मौजूद है। क्या मौजूद है मेमोरी कार्ड में? आयातें कुछ है कुरान पाक की है। देखो, मैं झूठ बोल सकता हूँ, आप झूठ बोल सकते हो, कुरान पाक झूठ नहीं बोलता, ना अल्लाह ना मोहम्मद रसूलुल्लाह ना कुरान पाक। बिल्कुल। जो इस चीज को नहीं मानता है वो बस इंसान ही नहीं है, तो मुसलमान क्या होगा? सही है, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊं, मेरी सिस्टर के ऊपर ये यानी कि रिश्तेदारी में हो गया था, तो हम लोगों ने किया और उल्टी के जरिए से निकलता है। ये बंदा ऐसा हो जाएगा जैसे अभी मरता है। बाकी ये कि जिस चीज के ऊपर पढ़ाई हुई होगी वही चीज आपकी, यानी कि बाल है, हड्डी है, जो कुछ भी है, जिस चीज के ऊपर पढ़ाई हुई होगी उसी चीज यानी कि उल्टी के जरिए निकलेगी बाहर। सही है। उसका रीजन क्या है कि ये बालों के जरिए या हड्डी के जरिए जादू होता है?
रीजन क्या है? कोई इसका प्रिसाइसली मकसद है कोई? हमने सुना हुआ है। क्या सुना हुआ है आपने? इस तरह है। और मेरी जो सिस्टर के साथ हुआ था ना, वो एक मेंगनी उसे हुआ था। ये क्या होता है? अब मुझे ये बताओ कि इंसान के जब उल्टी आ रही है इंसान से, उसमें मेंगनियों के क्या ताल्लुक है? अच्छा, तो उल्टी पे मेंगनी आई है, इससे तहकीक की गई है कि पढ़ाई मेंगनी के ऊपर, बकरी की मेंगनी के ऊपर की गई है। ओ, तो अच्छा, बकरे की स्टूल के ऊपर वो दम दुरूद किया गया, जो भी था काला जादू। हाँ। अच्छा, चलें बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी बहन भाई मेरे सुन रहे हैं, उनसे यही गुजारिश है, मेरे लिए भी दुआ करें। और जिस बंदे ने मेरे ख्याल से इंडिया का है, अब पता नहीं जिंदा है या मर गया है, तो वो उनके लिए भी दुआ करें। ठीक है, ये इलाज करके आप लोग देखें। और बिल्कुल ये इलाज तो ऐसा है कि तो कुरान का इलाज है, तो कोई नुकसानदेह हो ही नहीं सकता। नहीं है, नुकसानदेह नहीं है। आप सुनते रहे कुरान को, गाने छोड़ दें, कुरान पाक सुने। जो मरीज है उसको पहले अजान सुना, उसके बाद कुरान पाक चालू कर दें। जिन्नात अगर हाजिर होंगे वो कहेंगे कि बंद करो इसको, कुछ नहीं होने वाला है ये, और वो समझ लेना कि हो रहा है। अच्छा, चलें बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जो कहेगा ना कि नहीं हो रहा है, ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। खैर जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, आप लोगों से इजाजत लेने का टाइम आ चुका है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो सुनने का। खुदा हाफिज।